देवभूमि की खबरों की ओर बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, चंपावत विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी का बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक जीत और एक तरफा जीत पर चंपावत की जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये जीत हमारे संकल्प को और मजबूत करती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में विकास होना है जो छूट गए हैं या बिछड़ गए हैं। लिहाजा इस जीत को विकास के रूप में और समर्पण के भाव के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर इसमें कार्य करेंगे। साथ ही बड़ी जीत से ऊर्जा मिली है, इसको सेवा भाव में हम परिवर्तित भी करेंगे। तो जीत विकास और समर्पण को मिली है। तो सीएम धामी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है और एक तरफा जो जीत मिली है उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सबका आभार पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जताया गया है। जीत को विकास और समर्पण के रूप में हम काम करने का प्रयास करेंगे, यह बात पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई है। तो सीएम धामी का बीजेपी मुख्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ है, बड़ी जानकारी है। तो तस्वीरें आप देखिए, सीएम धामी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। मैं सबसे पहले तो चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। एक ऐतिहासिक मतदान करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एक तरफा जो मतदान किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता सब काम कर रहे थे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मंडलों के पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगातार उन्होंने काम किया। ये विजय हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, देश के उन क्षेत्रों में भी विकास होना है जो छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन सभी को आगे लाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, जो स्नेह है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प लेकर इस विजय को विकास के रूप में, इस विजय को लोगों की सेवा के रूप में और समर्पण के भाव से हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार काम करेगी और ये जो बड़ा मैंडेट दिया है, इस बड़े मैंडेट से हमको जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को हम सेवा के भाव में परिवर्तित करेंगे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। रोहित, आज जीत के बाद प्रदेश मुख्यालय जब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का, प्रधानमंत्री का, सबका धन्यवाद किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जीत सेवा और समर्पण के साथ वो लौटाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा आज कहा गया? जीत के बाद जब प्रदेश मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर किस तरह का माहौल था, अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के उपचुनाव में जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यही वजह है कि जब चंपावत में जब मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई और जीत यानी करीब 12 जन को जीत मिला, इसके बाद वो मंदिर गए, मंदिर में पूजा पाठ भी किया और स्थानीय जो चंपावत की जनता थी उनका उन्होंने आभार जताया। इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको सहयोग प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली में स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे थे, तो इन सबका उन्होंने आभार व्यक्त किया और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि चंपावत की जनता ने विकास के मुद्दे को लेकर के ही उनको एक भारी मैंडेट दी है। तो ऐसे में वह जो विकास के मुद्दे हैं, उन विकास के मुद्दों को सही ढंग से जो है धरातल पर उतारे काम करें। कह सकते हैं कि चंपावत विकास गंगा बहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता ने जो एक बृहद स्तर पर जो उन्हें मैंडेट दिया है, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सभी जो उनका फल यानी कह सकते हैं जो उनको मजबूती मिलेगी, उससे जो है चंपावत विधानसभा सीट का और विकास किया जाएगा और ताकि इसका फायदा आने वाले समय में चंपावत की जनता को मिले। इसके अलावा जिस तरह से जो विकास की रोड मैप है, वो बेहतर ढंग से पूरे प्रदेश भर में पहले इस बात कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर कहे तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चंपावत विधानसभा जो चुनाव था वो संपन्न हो गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना था कि 2 चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब खाली विकास की बात होगी, किस तरीके से आगे चलना है उसकी बात होगी। और उसके अलावा संगठन से उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब दोनों चुनाव के बाद अगले कार्यक्रम यानी कि 2024 के लिए भी तैयारियों में जुटने की बात उन्होंने इस सांकेतिक रूप से दी है। तो कुल मिलाकर के 2024 भी बेहद नजदीक है। तो ऐसे में संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों, संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को इस बात संदेश दिया गया है कि अब दोनों चुनाव निपटने के बाद जो है अब मुख्य रूप से 2024 की तैयारियों में जुटना है और उसके लिए दमखम से यानी कह सकते हैं एक बार फिर से 5 सीटें जीत कर लानी है। इस बात उन्होंने संदेश भी दिया। जी बिल्कुल, लेकिन रोहित, जो कि हम लोग लगातार शुरुआत से ही देख रहे थे, चंपावत में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया था और उसके बाद जिस तरह की उनकी रणनीति थी, उससे साफ तौर पर दिख रहा था
कि बहुत बड़ी चुनौती कोई पुष्कर सिंह धामी के सामने यहां पर नहीं होने वाली है। और अब चूंकि पुष्कर सिंह धामी फिर दोबारा से चुन चुके हैं और उनको अब विधानसभा यहीं से जाना है, तो आगे का रोड मैप और विजन क्या है? चूंकि 2024 भी अगर हम देखें तो कांग्रेस ने जिस तरह से वॉकओवर दिया, क्या 24 में आपको लग रहा है कि कोई चुनौती कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी? क्या इसको आप किस नजरिए से वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें काफी अंतर होता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव हमेशा केंद्र के मुद्दे पर ही होता है, लेकिन उसमें राज्य के मुद्दे भी समाहित होते हैं। और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो भी केंद्र के मुद्दे और राज्य के कुछ विकास के मुद्दे जो समाहित होते हैं। क्योंकि इस बार अगर शुरुआत में बात करें, जो 2022 के शुरुआत में जो विधानसभा मुख्य चुनाव हुआ, उस दौरान तमाम दावे विपक्ष कर रहा था कि इस बार जो है स्थानीय स्तर पर जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे तमाम मुद्दे हैं जिसको विपक्ष ने उठाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि इस तरह से जो केंद्र के मुद्दे थे वो काफी अधिक हावी रहे और विधानसभा में प्रदेश के मुद्दे नग्न हो गए। इसके चलते जो है बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबू हुई, जो कि एक इतिहास रच दिया है। अब चंपावत उपचुनाव की अगर हम बात करें तो चंपावत उपचुनाव में भी जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी के संगठन काफी मजबूती से एक महीना पहले से वहां पर डेरा डाल दिया था, लेकिन विपक्ष को यह पहले से उम्मीद नहीं था कि वो जीत पाएगी। यही वजह कि उन्होंने पहले ही निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बना करके वॉकओवर दे दिया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो स्थितियां रही है, क्योंकि अमूमन अगर उत्तराखंड का इतिहास उठा के हम देखेंगे तो शुरू से ही यह देखने को मिला है कि जिसके सरकार में या फिर उसके संगठन के चुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में उसी सरकार की पार्टी ही चुनाव जीती है और यह हमेशा से होता रहा है। तो ऐसे में इसकी संभावना, इसकी प्रबल संभावना इस बार थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीतेंगे। हालांकि इसकी जगह कोई और विधायक चुनाव लड़ता है, कोई अन्य नेता चुनाव लड़ते, तब भी संभावना थोड़ी बहुत कम हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से 3-4 फैक्टर और इसके साथ जुड़ जाते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अगर किसी भी विधानसभा सीट से अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो वहां की जनता के लिए एक रास्ता खुल जाता है कि उनके बिल्कुल। लेकिन रोहित, जो कार्यकर्ताओं के अंदर संदेश जाता है वो उसके जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से भी होता है, और अगर इस तरह से वॉकओवर भी दे रहे हैं तो फिर आप लोकसभा चुनाव में भी कैसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न उसके साथ जुड़ता है। रोहित, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। एक और अहम जानकारी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो देहरादून से ही खबर है, उत्तराखंड में अब जल्द बस और टैक्सियों का किराया भी तय होना है और राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में जल्द ही इसको लेकर के कोई सूचना भी जारी की जा सकती है। इसमें सार्वजनिक वाहनों के किराए में वृद्धि के प्रस्ताव पर फैसला भी होना संभावित है। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक अब तैयारियों में लगा हुआ है और राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इसको लेकर के सूचना जारी हो सकती है। सार्वजनिक वाहनों के किराए के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही बस और टैक्सियों का किराया तय करने को लेकर के बैठक हो सकती है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, राज्य प्राधिकरण बैठक की तैयारियों में लगा हुआ है, बस और टैक्सी के किराए को लेकर के कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्या जानकारी है? की ओर से पहले स्पष्ट कर दिया गया। कुछ महीने पहले की हम बात करें, यानी कह सकते हैं कि जनवरी के पहले, चुनाव से पहले की जो स्थिति थी, उस समय भी बस टैक्सी संचालकों ने जो है एक मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो किराया, सामान्य किराया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए था। हालांकि इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए थे, करीब 12 से 15% प्रस्ताव भेजे गए थे। और वर्तमान में भी जो बात करें तो जो राज्य सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी बस चल रही है, उसको लेकर के भी यह कोशिश की जा रही थी कि इस स्मार्ट बस में भी जो है जो किराया है उसको काफी अधिक किया जाए, ताकि जो लोकल सिटी बसें चलती है उसमें जनता चढ़े। लेकिन इस बात लगातार कोशिश की गई, लगातार जो संगठन है सिटी बस के और विक्रम संचालक जो है, ऑटो संचालक, इन कर्मचारियों ने लगातार बातचीत भी की। और चलिए रोहित, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो बैठक और तैयारियों में अभी फिलहाल प्राधिकरण लगा हुआ है और देखना यह कि इस पर फैसला क्या लिया जाता है। एक बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही, हरिद्वार से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है हरिद्वार से, हरिद्वार जिले में उत्तराखंड एसटीएफ ने रेड मारी है और अलग अलग फार्मा फैक्ट्री संस्थान में एसटीएफ की रेड इस समय जारी है। तो उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। तो हरिद्वार जिले में एसटीएफ की रेड हुई है, बड़ी जानकारी है। हरिद्वार जिले में उत्तराखंड एसटीएफ ने रेड मारी है और फार्मा फैक्ट्री जो संस्थान है उसमें एसटीएफ की रेड हुई है। ये अलग अलग फार्मा फैक्ट्री संस्थान बताए जा रहे हैं जहां पर एसटीएफ ने रेड की है। हरिद्वार जिले में उत्तराखंड एसटीएफ की रेड, बड़ी खबर है। एसटीएफ ने रेड हरिद्वार जिले में मारी है और अलग अलग फार्मा फैक्ट्री संस्थान में एसटीएफ की रेड जारी। अमित गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। अमित, उत्तराखंड एसटीएफ ने रेड मारी है अलग अलग फार्मा संस्थान पर, क्या जानकारी है?
देखिए, ये कार्यवाही पहले से ही निर्धारित की जा चुकी थी एसएसपी के नेतृत्व में, जो कि एसटीएफ के एसएसपी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तराखंड के। तो उनके द्वारा पहले से ही इसमें कुछ टारगेट, इसमें जो उनके लक्ष्य में शामिल थे, जिसमें कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी संस्थान थी, और इसके अलावा वहां पर जो लक्सर, सहारनपुर और भगवानपुर, इनके इंडस्ट्रियल एरिया में इन लोगों को छापेमारी कार्रवाई निर्धारित की गई थी। और इसमें एक बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों का एक स्टॉक बरामद होने की भी एक जो है खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी भगवानपुर और सहारनपुर में एक साथ रेड जो है पड़ चुकी है, एसटीएफ के द्वारा रेड जो है डाली जा चुकी है। अभी इसमें अगला टारगेट लक्सर बताया जा रहा है, जहां पहले से ही उनको बहुत ही एक लंबे समय से जो है शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार इसमें गुप्त रूप से जो है एक पुलिस सुरक्षा बल के साथ इसमें एसटीएफ द्वारा जो है छापेमारी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हरिद्वार जिले में उत्तराखंड एसटीएफ ने रेड मारी है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जहां पर ये रेड मारी गई है। नकली दवाइयों की यहां पर शिकायत थी और इस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और बड़ी जानकारी देहरादून से है। राज्य सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी चारधाम यात्रा में बेहतर इंतजामों को लेकर के, और जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। सभी विभागों को यात्रा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम के इंतजामों की समीक्षा भी की है। तो जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है। चारधाम यात्रा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। और चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।